आप यूँ कर दीजिए तो हम शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और इस समय मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और आज मैं सिडनी में आया हूँ। आप देखिए यहाँ पर ओपेरा हाउस और ये हार्बर ब्रिज दोनों हैं और हमने जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं प्रगीत कुंवर जी, भावना कुंवर जी, दोनों से निवेदन किया कि मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करना चाहता हूँ विश्व हिंदी अकादमी के लिए। तो आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और आप आए हैं। तो हम उनको उनकी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में और जो विरासत में इनको साहित्य संस्कृति मिला है उस परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पिता की परंपरा को। तो नमस्कार आप दोनों को और धन्यवाद आपने समय दिया। तो भावना जी, आपकी जो पत्रिका है उसकी भी मासिक त्रैमासिक पत्रिका है, उसको लोग पढ़ते हैं। अभी हाल ही में हमने बाल दिवस पर आपने जो बच्चों की कविताएं आपने निकाली थी, हमने पढ़ी मुंबई में, उसको बहुत सराही गई और हमने एक कार्यक्रम किया था वहाँ, उस बात का जिक्र भी किया। फिर प्रगीत जी के बारे में भी बताया, पिताजी के बारे में भी बताया। तो पूरा साहित्य जगत पिताजी की लेखनी से, जो कालजयी साहित्य लिखा है, उससे परिचित है और आप उस परंपरा को बढ़ा रहे हैं, आपसे ही परिचित है। तो जो आपकी गतिविधियाँ हैं, जो साहित्यिक गतिविधियाँ यहाँ पर हैं जी, और आपकी 32 पुस्तकें आई हैं, संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा बताएं। जी, बहुत धन्यवाद। आपका सबसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर और बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका कि आप आए और हम साथ में जुड़े हैं। और जहाँ तक बात साहित्य की आती है, हाँ, 32 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं। तो उनमें कुछ हाइकू पे हैं, जापानी विधाओं पर मैंने बहुत काम किया है। हाइकू, सेदोका, चौका, ताका, गज़ल और बाकी कहानी, लघु कथाएँ इन पर हैं। और आपने ऑस्ट्रेलियाचल का जिक्र किया, तो मैं ऑस्ट्रेलियाचल पत्रिका चलाती हूँ, त्रैमासिक है लेकिन स्पेशल अंक भी हम उसके निकालते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई पत्रिका भी नहीं चलती है तो हमारी ऑस्ट्रेलियाचल पत्रिका यहाँ से पब्लिश भी होती है और ऑनलाइन भी पत्रिका है। सो बस और आगे किस बारे में आप कुछ बताएं? कुछ आप जो पुस्तकें हैं उसके बारे में जिक्र करना चाहें, 5-7 के नाम तो बताएं जरा, अच्छा, ताकि जैसे कि पाठकों को वो हाँ, पढ़ेंगे, बिल्कुल। खरीदेंगे, मंगवाएंगे। मेरी पहली पुस्तक जो आई थी, सबसे पहले जो हिंदी गज़ल पर मैंने पीएचडी की है, क्या मैंने बात आपको है, ये गजब, बता दूं क्या जी। बात शुक्रिया। और गज़ल की पहली पुस्तक आई थी, साठोत्तरी हिंदी गज़ल में विद्रोह के स्वर, उसका टाइटल रहा है। तो पहली पुस्तक मेरी वो रही। उसके बाद मैंने हाइकू पर बहुत काम किया है, जापानी कविताओं पर। तो पहली मेरी पुस्तक थी तारू की चूना, धूप के खरगोश, ये मेरी हाइकू की हैं। यादों का गांव, जाग उठी चुभन, और ये मेरी सेदों का चौका पर है। और इसके बाद अभी मिलकर गज़ल हो जाएंगे, मेरी और प्रगीत की एक इकट्ठी पुस्तक आई है, वो है। तो इस तरह से 32 पुस्तकें हो गई हैं। कहानी पर है, लघु कथाओं पर है और बाल साहित्य पर 2 डायमंड पॉकेट बुक से निकली है। एक तो आपने जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, एक पत्रिका, एक पुस्तक वो है। और उससे पहले भी स्मार्ट कंगारू उसका नाम है। और जहाँ तक बात आती है गज़ल की, तो गज़ल मेरी प्रिय विधा है, मैंने उसी पर पीएचडी किया। और गजल आजकल संग्रह भी आ चुका है। गज़ल संग्रह आ चुका है, मिलकर गज़ल हो जाएंगे। और मेरी 4 पुस्तकें अभी प्रेस में है। तो जनवरी जो 2026 आने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि मेरी 35 बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। जी, प्रगीत जी, पिताजी की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी जो आपको लेखन है, ये बचपन से ही आपको लिखने की प्रेरणा उनसे ही मिली थी, तो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो मैं भी स्वागत करता हूँ केशव जी आपका ऑस्ट्रेलियन ज़मीन पर। अच्छा लग रहा है आज आप इस जगह मिले हैं जो एक यहाँ का एक महत्वपूर्ण जगह है। निमंत्रण स्वीकार किया अरे और समय नहीं, निकाल बिल्कुल, कर आए जी। अरे बिल्कुल धन्यवाद आपका। और जी हाँ, जैसे ही आंखें खोली बचपन में, तभी से एक अलग माहौल मिला परिवार में। जो भी उस समय के प्रतिष्ठित और नामी कवि थे, वो सब लोगों का हमारे घर आना जाना था। तो उन सब से मिलना जुलना, सुनना, चाहे वो नीरज जी हों, चाहे रविंद्र जैन जी हों, चाहे वो ओम प्रकाश आदित्य जी हों, हर तरह की विधा के लोग, डॉक्टर अशोक चक्रधर जी जो हमारे बिल्कुल ही एक तरह से परिवार के सदस्य हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, इन सभी लोगों से बचपन से काफ़ी एकदम वो मिला, उनका लाड़ दुलार भी मिला जो कहते हैं। और उसके पिताजी बाद की कौन कौन सी पुस्तकें आज युवा पीढ़ी अगर पढ़ना चाहे तो? जी, पिताजी की भी भंडार है उनका उनके एक नाम से ही साहित्य के नाम पर। लेकिन शुरुआती जब उन्होंने अपना शुरुआती पहली पुस्तक उनकी थी, वो पिन बहुत सारे करके एक नवगीत संग्रह आया था। तो नवगीत का एक जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो ये होता है कि उसमें आप जो सिंबल्स ले रहे हैं, जो कुछ आप बिंब ले रहे हैं कविता में, वो आधुनिक होते हैं। जी। जैसे कि पिन बहुत सारे नाम से ही मतलब है, तो उनका इसकी 2 पंक्तियाँ बताता हूँ आपके कि ज़िंदगी का अर्थ मरना हो गया है,
और जीने के लिए हैं दिन बहुत सारे, और इस समय की मेज पर रखी हुई जिंदगी है पिन कुशन जैसी, और जिंदगी का अर्थ चुभना हो गया है, और चुभने के लिए हैं पिन बहुत सारे। क्या तो बात है, क्या बात, वाह, ये एक नवगीत शैली कहलाती है, जिसके अंदर आप सारी जो बिंब देते हैं वो आधुनिक चीज़ों को देते हैं, पिन को। तो उनकी पहली पुस्तक वही थी। ये जो कुंवर बेचैन है, तो बेचैन जो उपाधि मिली, उपनाम मिला, किस तरह से रखा, कैसे किसी ने दी थी उपाधि? जी नहीं, उसका भी एक वाकया है जो बताते थे हमेशा। उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो वो के बी सक्सेना नाम से, डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना नाम से लिख रहे थे। फिर जो कवि मित्र थे या जो उनके बड़े थे, उन लोगों ने, चाहे बच्चन जी भी थे उसमें, तो उन्होंने उनको राय दी कि भाई कुंवर तुम अपने एक नाम का एक उपनाम रखो। तो वो सोचते रहे क्या क्या नाम रखूं, तो फिर उनको एक अपनी कविता की पंक्ति आई कि मैं हूँ बेचैन, मुझे कोई सहारा ना मिला। क्या बात तो उन्हें लगा कि मैं हूँ बेचैन, तो क्यों ना मैं बेचैन ही हो क्या जाऊं। बात है, क्या बात तो है, इस तरह से उन्होंने बेचैन अपना उपनाम रखा। और कुंवर हम लोगों के उपनाम जो रहे, तो हमने भी अपना कभी सरनेम जो रखा, उन्होंने हमारा प्रगीत कुंवर, अब ये डॉक्टर भावना कुंवर, जैसे हमारे पारिवारिक कुंवर परंपरा वो आगे बढ़ा रहा है। और जो पिन बहुत सारे की मैं बात कर रहा था, उसकी अभी हमने पिछले दिनों इंग्लिश में उसका अनुवाद किया है, जिससे कि हमारे जो अंग्रेजी लेखक जो पाठक हैं वो भी उसे पढ़ पाएँ। और बाकी उन्होंने गीत गज़ल हर विधा में उन्होंने भी लिखा, और सब चीज़ें हमने उनकी एक वेबसाइट बनाई है, भावना और हम मिलके चलाते हैं उसे, वहाँ आप सब कुछ। दोनों सर साहित्य की जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर आप लिख रहे हैं। अगर हम भक्ति काल से चलें, फिर छायावाद, फिर राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कहानी, नई धारा, तो और साठोत्तरी, जी किस तरह का आज और जो युवा पीढ़ी जो नई धारा ला रही है, जो कैसे ये जो बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आज जो नई पीढ़ी अपने शब्द ला रही है, अपनी भाषा ला रही जी। है, और रोचकता रहती है उसमें। जी। ठीक है, वो एक जैसा नहीं चलता, बदलाव तो होना चाहिए। जी जी तो इसके बारे में जब आपने साठोत्तरी लिखी जी, कहानियाँ, कविता, तो जी, वो हिंदी किस गज़ल। तरह से अलग था? जी, बस ये था कि देखिए गज़ल को पहले तो लोग यही मानते रहे कि हिंदी में गज़ल है ही नहीं, वो उर्दू गज़ल रहती है। तो उस टॉपिक पे आने जाके हम सीधे-सीधे बात करते हैं। हिंदी गज़ल में दुष्यंत कुमार जी की पहली पुस्तक आई थी, साए में धूप, और मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस होती थी, और मैं ये कहती थी, हमेशा सुना करती थी मैं, पंकज उदास जी हुए, अपने अनूप जलोटा जी हुए, फिल्म इंडस्ट्री में मैं जगजीत सिंह जी हुए, मैं उनको सुनती थी। और मेरा उद्देश्य रहता था मैं गज़ल पे एक ना एक दिन पीएचडी करूँगी। और मैं दुष्यंत कुमार जी की साए में धूप मेरे पास आज भी है, क्योंकि मेरे फादर भी एजुकेशन लाइन से हैं, तो उनके पास एक लाइब्रेरी है, उसमें वो पुस्तक रहती थी। और मेरा मन हमेशा यह रहा है कि मैं गज़ल पे पीएचडी करूँगी। फिर मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी मेरे फादर इन लॉ के रूप में मिले, तो मैंने गज़ल पे काम किया। और बात ये आई कि अब गज़ल पर क्या कौन गज़ल विधा तो हमने चुन ली है कि उस पर काम क्या किया जाए। तो हमने चुना 60 के बाद गज़लों में किस तरह का विद्रोह आया है, तो वो साठोत्तरी हिंदी गज़ल में विद्रोह के स्वर। तो सन 60 के बाद जो भी गज़लों में विद्रोह आया है, हमने उसको चुना। हमारा विषय ये रहा, बहुत किताबें पढ़ी, 500 से ऊपर किताबें पढ़ी होंगी, और उस पर काम किया। तो उसमें जैसे साहित्यिक विद्रोह है, सामाजिक विद्रोह है, राजनीतिक विद्रोह है, ये सारे विद्रोह हमने उन 500 किताबों में से निकाले और सम्मिलित करके एक पुस्तक हिंदी गज़ल, जो आप लोगों ने डॉक्टर भावना की उपाधि दी हमें। ये देखिए, एक बात है कि जो विदेशों में जो हिंदी बढ़ रही है, हिंदी समृद्ध हो रही है, और निश्चित रूप से इनके प्रयास से एक दिन हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा निश्चित रूप से होगी। अब हम ये जो आपके 32 उपन्यास, आपका जितना लेखन चल रहा है, आज वेब सीरीज वाला समय चल रहा है, और जो लेखक हैं उनकी सब पुस्तकों के अधिकार OTT ले रहा है। तो आने वाले दिनों में आपकी पुस्तकों पर भी कोई डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज या फिल्म का इस तरह से कुछ है, चल रहा है? आप देखिए, मैं पहले वहाँ से शुरुआत करती हूँ कि जब मैंने जापानी कविताएं शुरू की थी, तो पहली पुस्तक जो तारों की चुनर आई, तो लोगों ने कहा कि मुझे नहीं इस बारे में पता था कि प्रवासी कवित्री जो हैं, प्रवासी कवियों में, कवित्रियों में अभी तक किसी ने भी हाइकू पे पुस्तक नहीं लिखी है। तो उसको मुझे हाइकू रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि प्रवासियों में पहली पुस्तक थी। तो फिर दूसरी आई धूप के खरगोश, वो भी हाइकू में। तो मतलब जापानी कविताओं में आप ये कहिए कि चाहे वो हाइकू हो, चोका हो, ताका हो, सेदोका हो, तो आप सबकी दुआओं से मुझे ही प्रथम पुरस्कार दिया गया। और जैसे हाइकू रत्न सम्मान, ऐसे हाइकू सेदोका सम्मान, हाइकू चोका सम्मान इस तरह दिया गया। और आपका प्रश्न जो था, जैसे कि
उस पे वेब सीरीज़ बनने की बात और ये सब चीज़ें। तो मेरा जो पुस्तकें हैं उनमें से कुछ कविताएं अभी भी विषयों पर पढ़ाई जाती हैं, जैसे 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लगी हुई हैं पाठ्य। जी हाँ, हाँ जी, आपने अच्छा याद दिलाया। अरुणाचल में है। और यात्रा संस्मरण, जैसे हम अफ्रीका रहते थे, ऑस्ट्रेलिया से पहले हम लोग अफ्रीका रहते थे, तो मैंने अफ्रीकन सफारी एक अपनी यात्रा लिखी थी। बहुत उसको प्रसिद्धि मिली है और वो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितनी पुस्तकों में उसको पढ़ाया जाता है स्कूलों में। और फिल्म तो से जुड़ी बात में भी मैं जोड़ देता हूँ कि भावना ने यहाँ पर एक फिल्म, अंग्रेजी फिल्म बनी थी जो मुंबई ताज उस पर था, ताज और पे जो अटैक ताज हुआ पर था, जो अटैक हुआ था उस पर बनी थी वो One फिल्म। तो Less उसके अंदर वन लेस गॉड करके वो फिल्म थी, और उसमें भावना ने पटकथा लिखी थी, क्योंकि जो हिंदी के जहाँ जहाँ उसमें वो आने थे वो सारे भावना ने उनको किस तरह से बोलना है और किस तरह से उसका करना है, तो acting वो करना सारे और डायलॉग्स भावना के लिखे हुए थे। तो इस तरह से फिल्म से जो आपका प्रश्न था, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव इनका रहा है। ये आपकी संस्था जो ऑस्ट्रेलिया में जो साहित्यिक गतिविधियाँ, गोष्ठियाँ, लघु कथा, कहानियाँ और ये जो आयोजन करती है, ये इसकी क्या रूपरेखा, क्या प्रक्रिया, क्या चलती रहती है? हाँ, वो इंटरव्यू हमने उसमें ऑस्ट्रेलियाचल जी, के थ्रू ऑस्ट्रेलियाचल जो है हमने वर्चुअली ज़्यादा उसमें कब किया शुरू है, हुआ था सर क्योंकि ये हुआ था जब कोरोना काल शुरू हुआ था। उस समय हमने ये सोचा था, जब सब लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ रहे थे, सब था, तो तब हमने किया। क्योंकि आप जानते हैं व्यस्तताएं वो सब चीज़ें अपने अपने हम अपने वेबसाइट उसमें रहते हैं, तो वो सबसे आसान हमें मंच लगा, क्योंकि आयोजन और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हम लोग लेखन की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव रहता है। तो लेकिन फिर भी सब लोगों से मिलने का, जुड़ने का एक जो मंच होता है, तो हमने कोशिश रहती है कि वर्चुअली ज़्यादा से काफ़ी वो किया। जी। फादर के ऊपर काफ़ी चीज़ें हमने उसमें की, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी उसमें, ऑस्ट्रेलियाचल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी हमने काफ़ी चीज़ें की, और कई लोगों के साक्षात्कार भी किए, जो भी बड़े बड़े कवि, और क्योंकि परिवार के हैं तो कोई तुरंत हमारे लिए तैयार भी हो जाते हैं, तो उन सब लोगों का हमने साक्षात्कार भी किया। और ऑस्ट्रेलियाचल के हर विशेषांक हो, चाहे वो नॉर्मल त्रैमासिक अंक आते हैं, उनमें सब लोगों को, बड़े छोटे सब तरह के लेखकों को नई पीढ़ी उसमें को शामिल बढ़ा रहे किया। हैं। हाँ, नए बस पीढ़ी उसमें का यही खास बात तौर पे। जोड़ना चाहूँगी कि जैसे कि हम वहाँ से इंडिया से जो रचनाकार हैं या बड़े कवि हैं उनको तो लेते ही हैं। हमारा उद्देश्य ये भी रहा है कि जैसे आजकल क्या है ना, हिंदी बच्चों को भी बोलने के लिए इंग्लिश बोलो, इंग्लिश तो आप सीख ही लेंगे क्योंकि आप यहाँ पर हैं, लेकिन आपको अपनी भाषा से जुड़े रहना है। उसके लिए हमने बच्चों के ऊपर भी अंक निकाला है। और जो मैंने ये बाल दोनों दिवस का मैंने पढ़ा था, आपने जी, बहुत अच्छा अंक वो दोनों जो पुस्तकें लिखी गई हैं, कूल कछुआ उसका नाम है, एक कूल कछुआ स्मार्ट कंगारू। तो आप देखिए, स्मार्ट कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं, इसलिए उन बच्चों को जोड़ने के लिए हमने उस पुस्तक को निकाला। और शायद यहाँ बाल के साहित्य को भी बढ़ा रहे हैं आप। जी, ये बहुत जिससे कम कि लोग यहाँ के करते हैं। बच्चे उससे किसी तरह सीखें हिंदी को। तो जब जी, एक अंतिम प्रश्न है आप जी। दोनों से जी कि जो पहले जो मूर्धन्य साहित्यकार थे जिन्होंने कालजयी साहित्य लिखा, उन लोगों को बाजारवाद से कोई मतलब नहीं था। जी इसीलिए जैसे कई हमारे मूर्धन्य साहित्यकार हैं, फिल्मों में आए, जम नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमने लिख दिया है वो कटना नहीं चाहिए। लेकिन फिल्मकार कहता है हम काटेंगे और नया जोड़ेंगे, इसलिए वो फिल्म सिनेमा अलग ही बात है। लेकिन आज का जो लेखक है वो लिखने के पहले मार्केटिंग शुरू करता है, ये बात सच है। इसीलिए वो तुरंत प्री बुकिंग कर देता है, और जितना हुआ इतना बिक गया उसका, मेरे ये राइट्स जा रहे हैं, वो राइट्स जा रहे हैं, और वो मीडिया में भी उसको अपने आप को ब्रांड बना लेता है। क्या बात है। चाहे चेतन भगत हो, चाहे आशीष त्रिपाठी हो, इन लोगों ने बाजार वो बनाया। दूसरी बात, ये फिल्म फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल में जाकर वो उन्हें नहीं बुलाया जाता, तो उनकी पीआर रखते हैं वो। तो ये इस तरह की वो आपकी मानसिकता तो नहीं है, अरे। ऐसा लगता है। जी जी जी, नहीं, इस बात में मैं आपको मतलब हम उसमें ये कहेंगे कि दोनों ही दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखना चाहिए। हाँ, जहाँ तक उसके अंदर धन और इस तरह का कोई वो इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो तो वास्तव में नकारा जाना चाहिए, तो कह रहा हूँ कि क्योंकि आपकी इतनी पुस्तकें आ गई हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई पुस्तक और विषय ऐसा होगा जो वेब सीरीज को पसंद आए। जी क्योंकि जी जो जी वेब सीरीज आया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, यहाँ पर नई कहानी, गांव, नए किरदार, जी, नए कलाकार सब चल रहे हैं, और नयापन ही चल रहा है। और उसकी हमें सराहना भी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे जो विषय जो कभी हमारी फिल्मों में नहीं थे, आज की डेट में हम ज्वलंत विषय भी लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही बात आती है, और कई बार ये जो अपनी मार्केटिंग आज की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि लोगों को, नई पीढ़ी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कई बार वो करना भी पड़ता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, जहाँ शब्द आता है धन, वो चीज़ उससे अलग हट जाए, साहित्य सेवा हो,
बिल्कुल, तब उसके लिए आप जितनी भी आप लोगों तक पहुंचने के लिए जो ज़रिया अपनाएं वो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन हाँ, साहित्य जीवित रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान वो नहीं होना चाहिए कि ब्रांड तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब आपके लेखन की बात आई, जो आपका असली विषय है, साहित्य में आप नहीं कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन आपका नाम आपने उस तरह से बढ़ा लिया, तो वो चीज़ें, लेकिन जो असली पाठक हैं, जो गहराई से समझते हैं, वो बहुत जल्द इन चीज़ों को समझ जाते हैं और वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा सराहना देते हैं जो लोग वास्तव में साहित्य सेवा कर रहे होते हैं। मैं तो आपकी जो गतिविधियां देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक जो ऑस्ट्रेलिया